नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने बहुचर्चित प्रोग्राम करंट अफेयर्स के तहत, जिसमें हम आपकी परीक्षा का जो ये यज्ञ है उसमें हमारे तरफ से ये करंट अफेयर्स की अंतिम आहुति है। आप लोगों ने पीछे का सारा वीडियो देखा है और ये लास्ट वीडियो है। यहाँ से भी देखिएगा, 15-20 मिनट लगेगा और 15-20 मिनट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बिना समय गंवाए जो है इसको देखते हैं, और थोड़ा सा हम 1 मिनट आप लोगों का और लेंगे। देखिए अभी का जो समय है, बहुत से बच्चों के मन में दुविधा होगी कि सर पढ़ रहे हैं सब भूल जा रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो वो सब चीज़ें तो छोड़िए, वो सब चीज़ें तो जनरली सब बच्चों के साथ हो रही हैं। लेकिन सब कुछ याद आएगा जब आप परीक्षा में जाएंगे, परीक्षा में बैठेंगे, सारी चीज़ें याद आएंगी। बस आप पढ़ते रहिए, और पढ़ने के लिए हम यही कहेंगे कि कोई नई चीज़ें मत पढ़िए। मतलब जो आपने पुरानी पढ़ रखी है वो रिवीजन करिए। हाँ, करंट की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, और करंट में भी अब जो है मुझे लगता है कि आपको रिवीजन मूड में होना चाहिए, क्योंकि अब एक ही हफ्ते का समय बचा है। तो जो है करंट में विशेषता इकोनॉमी की जो साइंस टेक की चीज़ें हैं वो देख लें, और फिर हमारा वीडियो देख लें। चलिए देखते हैं। इसमें जो है हम नवंबर का पार्ट 2 तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें दिसंबर फर्स्ट वीक की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम कवर कर लिए हैं, ताकि आपके परीक्षा में अगर आयोग थोड़ा सा बढ़ के भी पूछे तो आप सहज रहें। चलिए देखते हैं अपना पहला टॉपिक। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, हम इसमें 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो है वो आयोजन हुआ उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आयोजन कब हुआ, तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य इसका आयोजन कब हो रहा है। तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य कहाँ हो रहा है, तो रूस में हो रहा है। और रूस में कहाँ हो रहा है, तो रूस के जो है वो कजान शहर में हो रहा है, ये जानिए। और इसकी थीम क्या है, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थीम से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें। और जितने भी ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं उसकी थीम को भी आपको देखते रहना है। और अगर इसमें देखा जाए तो भारत की तरफ से अध्यक्षता इसकी कौन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता, मतलब सारी अध्यक्षता तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया, लेकिन शिरकत जो है भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट ये हुए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। ये पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा है वो, दूसरा टॉपिक हम देखेंगे शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आयोजन कब हुआ, तो 15 से 16 अक्टूबर 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ। और कहाँ हुआ है, तो पाकिस्तान में हुआ। और अगर इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया, तो भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मतलब ये, और इनका वीडियो भी बहुत वायरल था। कई चश्मा बदलते हुए, सादा चश्मा कभी ब्लैक चश्मा, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा हम एससीओ के बारे में जान लें, क्योंकि कभी कभी आयोग करता क्या है, एक स्टेटमेंट तो जो है वो करंट से जोड़ के देता है, लेकिन एक पुराना दे देता है। तो आपको ऐसे जो संगठन है, चाहे G20 या एससीओ हुआ या G7 हुए, तो उसका थोड़ा सा अतीत भी आप जानते रहिए। और हमको भरोसा है आपको पता भी होगा, लेकिन बस हम यहाँ आपको एक रिवीजन करा दे रहे हैं। एससीओ बहुपक्षीय मंच है जिसकी स्थापना 1996 में शंघाई में 5 देशों, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के द्वारा जो है वो की गई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। और एससीओ का जो सचिवालय है वो कहाँ है, तो वो बीजिंग में है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सचिवालय है वो कहाँ है, बीजिंग में है। ये आप जान लीजिए। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो एससीओ सहयोग संगठन के बारे में था। तीसरा जो हम देख रहे हैं, तो तीसरा आप अब सभी जानते होंगे, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी है। तो इस पहली बात तो इसकी जान लीजिए, चागोस जो द्वीप समूह वो कहाँ है, तो यह द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इसमें 60 से अधिक द्वीप है, मतलब ये हिंद महासागर में है। वही डियागो गार्सिया जो है उसके बगल में चागोस भी आप देख सकते हैं। और 18वीं शताब्दी तक यह निर्जन रहा, किंतु बाद में फ्रांसीसियों ने अपना उपनिवेश बना लिया। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों को कब मिला, तो अंग्रेजों को 1814 में फ्रांस द्वारा इसे ब्रिटेन को सौंपा गया। मतलब ब्रिटेन को 1814 में मिला, उसके पहले वो फ्रांसीसियों के पास था। और उसके पहले ये निर्जन था, यहाँ कोई नहीं था।
फ्रांसीसी आए 1814 के बाद, ये ब्रिटेन के पास रहा, और अभी हाल ही में ब्रिटेन ने जो है इसको मॉरिशस को सौंप दिया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो अगला करंट का टॉपिक है वो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता पर, थोड़ा सा पीपी दूसरे साइड में बन गया है तो बता रही हैं। आज ही शुरू करें, आप ही करें। देखिए चौथा हमारा है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024, बहुत महत्वपूर्ण है। जारीकर्ता कौन है? मैंने पीछे की वीडियो में बताया कि जब भी सूचकांक की बात आए तो उसमें सबसे पहले देखिए जारीकर्ता कौन है। जब ये आप जान लीजिए उसके बाद देखिए कि इसमें शीर्ष रैंकिंग किसकी है। जब ये देख लीजिए उसके बाद देखिए कि अंतिम पायदान पे कौन है, और फिर देख लीजिए कि भारत की रैंक क्या है। बस जितने भी सूचकांक है आपको इसी चार चीजों को देखना है। मतलब चार चीज आप देख लीजिए, आपके सूचकांक के प्रश्न हो जाएंगे। और पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ के ना तो आप याद कर पाएंगे और ना तो उसकी जरूरत है, तो इसके स्मार्ट वर्क करिए। जारीकर्ता फ्रेजर इंस्टीट्यूट, वो कनाडा द्वारा है, और शीर्ष रैंक किसका है? हांगकांग का। मतलब ये उत्तम रैंक पे है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में। और निम्नतम रैंक किसकी है? तो वेनेजुएला का है। और अगर भारत की रैंक देखी जाए तो भारत की रैंक कितनी है? वो है 84। जबकि अगर 2023 में इसकी भारत की रैंकिंग देखी जाए वो थी 87। मतलब भारत की जो है वो रैंकिंग में जो है वो सुधार हुआ है। तो आप इसको देखिए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट यदि आए तब तो ये जानिए कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा का उसके द्वारा जारी की जाती है। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और ये आप लोग के लिए होमवर्क भी है, इसको जरूर देख लें। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है जो विश्व बैंक द्वारा जारी की जा रही है, और इसमें शीर्ष और निम्नतम रैंक किस देश की है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम प्रत्येक का कमेंट चेक करेंगे, और विश्वास मानिए जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा हम इसको जानेंगे कि वो सीरियस कैंडिडेट है। और जब हमारे मुख्य परीक्षा बैच में वो स्क्रीनशॉट लेके आएगा के लिए हम उसको कुछ छूट भी देंगे। चलिए फिर अगला जो हमारा टॉपिक है, जस्ट संजीव खन्ना। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे बहुचर्चित एजीआई थे वो का कार्यकाल समाप्त हुआ, डीवाई चंद्रचूड़ का। और उनकी जगह जो नए एजीआई आए हैं वो कौन आए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। और ये इनकी जो रैंकिंग है वो क्या है? तो ये वन है। ये आप जान लीजिए, कभी कभी सब आयोग देता है कि वो किस रैंक के हैं। 51 में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के वो संजीव खन्ना है। और कार्यकाल इनका क्या होगा? तो 11 नवंबर से 13 मई 2025 तक, मतलब ये 13 मई 2025 तक हमारे देश के सीबीआई बने रहेंगे। चलिए ये हो गया 5 नंबर टॉपिक। और थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, ये तो अभी इसकी थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आप लोग की परीक्षाओं को देखते हुए। लेकिन देखिए ये जो टॉपिक हम करा रहे हैं इसको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर कुछ रहे तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो सबसे हाँ, जो अगला हमारा टॉपिक है विद्या रहटाकर के बारे में जानिए। ये है, और ये अध्यक्ष बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 9वीं अध्यक्ष, मतलब के पहले 8 लोग जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसका क्रम 9वां है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो रेखा शर्मा का। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि रेखा शर्मा के स्थान पर इन्हें जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष चुना गया है। और यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 3 वर्ष है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वही। 3 वर्ष यदि कार्यकाल, यदि बाय द वे एज इनकी कम ज़्यादा है तब तो फिर ये जल्दी रिटायर हो जाएंगी, तब एज की समस्या हो जाएगी। नहीं तो ये 3 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक ये रह सकती हैं। के पूर्व वे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी। मतलब इनका जो एक प्रोफाइल और भी है कि ये इसके पहले महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की जो है ये अध्यक्ष रह चुकी, और वर्तमान में ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो बनी है। 6 नंबर हमारा हो गया। अब अगले टॉपिक को देखिए आप लोग। देखिए 7 नंबर जो है वो रतन टाटा जी का निधन हो गया है, जो हमारे देश के बहुत ही बड़ी और सम्मानित उद्योगपतियों में गणना होती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानिए कि 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ है।
और 1990 से 2012 तक ये टाटा समूह, इस समय याद रखिए 1990 से 2012 तक, मतलब 12 साल इधर और 10 साल इधर, कुल 22 वर्षों तक इन्होंने टाटा समूह की अध्यक्षता की। और इन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मतलब 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, जो भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इन्हें असम में कैंसर की देखभाल में योगदान देने के लिए 2021 में असम वैभव सम्मान भी मिला था। रतन टाटा को 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। मतलब 2023 में इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था, असम वैभव पुरस्कार भी मिला, और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। और 2000 सॉरी 1990 से 2012 के बीच टाटा समूह के चेयरमैन भी रहे हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जानिए। 7 नंबर हमारा समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं 8 नंबर, जो राफेल नडाल के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि ये टेनिस के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और इन्होंने बहुत से ग्रैंड स्लैम को जीता भी है। इन्होंने जो है वो संन्यास लिया है। तो 10 अक्टूबर 2024 को स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने 38 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जो उपलब्धि है 22 ग्रैंड स्लैम जीतने की है। में 14 फ्रेंच, सोचिए 22 में से जो है वो 14 केवल केवल फ्रेंच है, और 4 उस यस है, 2 विंबलडन है और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब अगर फ्रेंच में अगर यह व्यक्ति उतर रहा है तो बहुत संभावना है कि राफेल नडाल ही जीतेंगे। सोचिए 22 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता, जिसमें से 14 बार तो ये केवल फ्रेंच को जीता है, 4 जो जीते हैं वो यूएस है, और फिर 2-2 जो है विंबलडन है और ऑस्ट्रेलियन है। राफेल नडाल को राफा उपनाम से भी जाना जाता है। इनका एक उपनाम क्या है, राफा, को भी आप लोग ये जानिए। तो 8 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए इस सीरीज के माध्यम से हम जो आप बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जिनकी आने की प्रबल संभावना है उसको हम कर रहे हैं। और 9 नंबर क्या है, न्यूजीलैंड आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना है। मतलब न्यूजीलैंड जो देश है वो महिला T20 का विजेता बना है, और ये किसे हरा के बना है, तो आप जानिए अफ्रीका को हराया है। मतलब अगर विजेता अगर न्यूजीलैंड है तो उप विजेता कौन है, विजेता जो है वो अफ्रीका है। क्योंकि आप जो है विजेता के बारे में भी जानते रहिए। और अगर देखा जाए तो कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। संस्करण चौथा था, 9वां था, विजेता न्यूजीलैंड है। और 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे यूएई में जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ये आयोजन जो था 9वां जो है आईसीसी महिला क्रिकेट T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होना था, वो बेसिकली बांग्लादेश में होना था। लेकिन बांग्लादेश के हालात आप सभी जान रहे होंगे कि राजनीतिक है वहाँ, काफ़ी तोड़फोड़ हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो वजह से ये आयोजन बांग्लादेश में ना हो करके यूएई में किया गया। और इसमें विजेता कौन है, न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता जो है वो अफ्रीका है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें 9 टीम सॉरी 10 टीमों ने भाग लिया था, और ये संस्करण कौन था, 9वां था, तो ही था। आइए 10 नंबर देखते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 3 स्टार क्वेश्चन मान के चलिए। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की चर्चा हम करेंगे। तो 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को प्रदान किया। ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार को प्रदान किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एक फैक्ट तो यहीं से है कि तो दिया किसने था, तो प्रेसिडेंट महोदया ने। क्योंकि आपके ऑप्शन में वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या फिर जल संसाधन या जल शक्ति मंत्री का भी नाम दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो उड़ीसा को दिया गया, और उत्तर प्रदेश को दूसरा। मतलब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है वो सेकेंड रैंक है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी का भी अचीवमेंट हल्का नहीं है, क्योंकि वो सेकेंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
मतलब पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे गुजरात और पुडुचेरी जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान के लिए चुने गए हैं। फिर नोट, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार पुलमपारा केरल एवं सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया। इसके तहत अगर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार की बात की जाए तो केरल का जो पुलमपारा है उसको मिला, और शहरी स्थानीय निकाय की बात की जाए गुजरात का जो सूरत है उसको प्रदान किया गया। चलिए, ये 10वां टॉपिक हमारा हो गया और अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक, एक मिनट, अगला टॉपिक ये है कि आप लोग इसको भी देखें कि समृद्धि आईएएस का ये जो है ये सारा, ये समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे भी जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से उपयुक्त बहुत सी जानकारी जो है वो निःशुल्क समय समय पे दी जाती है। और दूसरा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, यदि आप लोग इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के बाद हम यहाँ आरओ की टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। फिर मुख्य परीक्षा का हमारा टेस्ट सीरीज जो साल भर चलता है वो यहाँ आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ एलटी परीक्षाएं भी आप सभी जानोगे, टी है, समीप है, तो उसको भी लेकर के जो हमारी इलाहाबाद की ब्रांच है जिसको विनीत पाठक जी लीड कर रहे हैं, के माध्यम से भी ये व्यवस्था की गई है कि आपको वहाँ से भी कुछ चीज़ें दी जाए। तो टेलीग्राम आपके लिए बहुत लाभदायक है, आप लोग जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे सेकंड चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इससे भी जुड़े, क्योंकि हम यहाँ भी समय समय पे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। चलिए, सूचना समाप्त हुई, टॉपिक को आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी। 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी। तो इसमें देखेंगे कि 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, देखिए इनका नाम याद रख लीजिए, मराठी है, बंगाली है, असमिया है, पाली है, प्राकृति है। मतलब महाराष्ट्र को याद रख लीजिए, बंगाल को, असम को, और पाली प्राकृतिक एंशियंट से उठा लीजिए। इतनी चीजों को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो 5 तो अभी हो गए और प्लस 6 पहले के थे, इक्वल टोटल अब कितने हो गए? अब 11 हो गए। 6 भाषा, अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। वही जो मैंने बताया 6 पहले, सबसे पहले तमिल को 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को जो है लेटेस्ट 2014 में दिया गया था। 14 के बाद 10 साल बाद दिया गया, लेकिन उसमें 5 भाषा को जोड़ा गया। उसमें महाराष्ट्र, असम, बंगाल, 3 तो मैंने आपको ऐसे याद कराया, उन तीनों को याद रखिए। फिर पाली प्राकृत, ये आपका हो गया 5। चलिए अगले टॉपिक को देखें। और देखिए, याद करने का तरीका भी ऐसे ही होता है, अगर जिस तरीके से भी, जिस ट्रिक से भी आप याद कर सके तरीके से याद करें, क्योंकि जनरली आपको परीक्षा में परफॉर्म करना। चलिए, हमारा 12 नंबर टॉपिक है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 की हम चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है, क्योंकि यहाँ से आप पीवाईक्यू देखेंगे तो वहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। 10 अक्टूबर 2024 को आयरिश एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन बेल्ट हैंगर हिल्फ द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया। भारत की रैंक 127 देशों में 105 है। मतलब अगर इसमें 127 देश का इसमें किया गया मूल्यांकन, तो उसमें अगर इंडिया की रैंक देखा जाए तो वो 105 है। उस सूचकांक में भारत का स्कोर 27.3 है। अब अगर स्कोर की बात की जाए तो 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। मतलब भारत अगर वैश्विक भूखमरी सूचकांक में देखा जाए तो भारत गंभीर श्रेणी में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कुल 42 देश इसी श्रेणी में। मतलब जो हमारा क्रम है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे 42 देशों के जो श्रेणी में हम हैं, जो सबसे गंभीर अवस्था में है भूखमरी सूचकांक। इसीलिए आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग जो है वो अन्न का वेस्टेज कम करें, का सार्थक उपयोग। देख लीजिए, ये डाटा है और ये एथेंटिक डाटा है, इसको आप झुटला नहीं सकते। फिर रिपोर्ट के अनुसार भारत की 13.7% आबादी मतलब इतनी आबादी हमारी जो है वो कुपोषित है, तथा 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित या ठीकनेपन के शिकार हैं। 2.9
2.9% बच्चों की मृत्यु उनके 5वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है। क्या फैक्ट याद रखिएगा। फिर प्रत्येक देश के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतक शामिल होते हैं। मतलब अगर जो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें 4 संकेतक होते हैं। इसमें पहला संकेतक कौन सा है? अल्प पोषण, बाल ठिकनापन, बाल दुर्बलतापन और बाल मृत्यु दर। देखिए ये इसके हम अतिरिक्त जोड़ के नोट करके दे रहे हैं। जो चीज़ें मैं नोट करके दूं आपको पढ़ने के लिए उसको तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम इसलिए देते हैं कि हो सकता है कि एक स्टेटमेंट आयोग यहाँ से बनाए और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से बना ले, तो आपको मतलब सहूलियत होगी। और जैसे आप इतना पढ़ रहे हैं वैसे 2 लाइन और पढ़ लीजिए। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, 13 नंबर। चलिए अब 13 नंबर पे आते हैं। 20 शिखर सम्मेलन 2024 चर्चा हम करने वाले हैं कि 18 से 19 नवंबर के बीच ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। मतलब कहाँ हुआ? ब्राजील में। कब हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच। ये हो गया। ब्राजील में होने वाला यह पहला शिखर सम्मेलन था। मतलब ये जो G20 का शिखर सम्मेलन है ब्राजील में पहली बार हुआ है। और इसकी क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 का जो थीम है वो एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत विकास है। नहीं, एक सतत ग्रह का निर्माण है। और इसके लिए आपका होमवर्क भी है कि इसमें आपको ये बताना है कि देखिए ये जो है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की तो मैंने चर्चा करी, 2023 में कहाँ हुई थी और फिर जो है 2025 में कहाँ होगी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर देखिए। और 2023 को तो सबका पता होगा कि वो कहाँ हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आयोजन कहाँ हुआ? तो 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान के बाकू में। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बाकू में आयोजित हुआ है ये। यहीं से कई बार तो सीधे पूछ लिया है कि COP29 का आयोजन किस देश में हुआ है। ऐसे 4 देश दे देगा, उसमें आपको बताना है। तो वो अजरबैजान में हुआ है। अजरबैजान की किस शहर में हुआ? तो बाकू में। आप ये जानिए। इसके तहत विकासशील देशों को मिलने वाला वित्त पोषण $100 बिलियन से बढ़ाकर 2035 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष कर दिया। ये आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा कि भाई $100 बिलियन मिल रहा था विकासशील देशों को, जो 2035 से बढ़ा करके $300 बिलियन कर दिया गया। लेकिन जो विकासशील देशों की जो डिमांड थी वो $1.3 ट्रिलियन थी। और ये डिमांड जो है वो जेन्युइन भी है, वो मांगना भी चाहिए। क्योंकि आज जो पर्यावरण से संबंधित जो हम विपदाएं झेल रहे हैं, आपदाएं झेल रहे हैं, के लिए यही विकसित देश काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। और इसकी क्षतिपूर्ति तो उन्हें विकासशील देशों की सहायता करके करनी ही चाहिए, जो वो भाग रहे हैं। और इसीलिए देखिएगा कि ये जो अब सम्मेलन हुआ तो इसमें भारत ने इस बड़ी आपत्ति दर्ज की, क्योंकि भारत की भी डिमांड थी कि कम से कम $1.3 ट्रिलियन जो है विकासशील देशों को दिया जाए, वो भी तत्काल दिया जाए। और सहमति क्या बनी? 100 से 300 बिलियन ही किया गया, वो भी 2035 से मिलेगा। ये भी नहीं कि तत्काल मिल जा रहा है। ये चीज़ें हैं, वही मैंने यहाँ बताया भी है कि हालांकि यह वित्तीयन $1.3 ट्रिलियन से काफ़ी कम है, जिसकी विकासशील देशों द्वारा मांग की गई थी। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब ये COP का जो फुल फॉर्म है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्य शासी निकाय है। इसे 1992 में स्थापित किया गया। थोड़ा सा आप करंट भी देखिए और इसका जो है वो ट्रेडिशनल देख लीजिए कि जो इसका गठन कब हुआ है, क्या है। और ये आप किसी भी संस्था को पढ़िए, किसी भी चीज़ को पढ़िए, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी जानते रहिए। देखिए बैकग्राउंड जानते रहेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में सहूलियत होगी और फिर आप बहुत ज़्यादा रटने की तरफ नहीं जाएंगे। ये एक बात तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब हम अगला वीडियो नहीं देंगे करंट में। हमारा ये प्रयास है कि हम इसी वीडियो के माध्यम से आपकी जो महत्वपूर्ण करंट की जो श्रृंखला है वो सारा कवर कर दें। और पीछे यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लें, परीक्षा से पहले बहुत उपयोगी होने वाली है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की चर्चा हम करेंगे। देखिए 20 नवंबर 2024 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने
संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जो है वो जारी की। 60 से अधिक देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 10 है। तो यही याद रखिए कि किसके द्वारा जारी की गई, तो जर्मन वाच क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई। भारत की रैंक कितनी है? तो 10 है। और भारत की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है वो 2.9 टन CO2 के समकक्ष है, जो वैश्विक औसत 6.6 टन CO2 से काफी कम है। मतलब यदि वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो प्रति टन जो है वो कार्बन उत्सर्जन 6.6 है, जबकि भारत 2.9 ही प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत में है। हिसाब से देखा जाए तो भारत की काफी कम है। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाने के क्रम में एक दे सकता है कि शीर्ष रैंकिंग, तो शीर्ष 3 रैंक पे तो कोई देश है ही नहीं है। तो आप भी याद रखिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पे कोई भी देश शामिल नहीं है। चौथे स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। मतलब अगर देखा जाए तो डेनमार्क सबसे बेहतरीन स्थिति में तो है, लेकिन वो इन देशों में बेहतरीन है। अगर देखा जाए जो मानक है उसमें ये भी पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है। मतलब चाइना तो आप जान ही रहे होंगे कि समय जो है चाइना का डेवलपमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत इमर्जिंग इकॉनमी है। तो इस कड़ी में अगर सबसे अधिक उत्सर्जन की बात की जाए तो चाइना के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पे किया जा रहा है तो वो USA के द्वारा किया जा रहा है। इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान जो है वो ईरान को प्राप्त हुआ। ये चीजें हो गई। और हम अगले टॉपिक को देखते हैं, 16 नंबर। देखिए 16 नंबर के संजय मूर्ति के बारे में जान लीजिए। इन्हें भारत का नया जो है वो CAG बना है। के संजय मूर्ति भारत के नए CAG बनाए गए हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया? गिरीश चंद्र मुर्मू का लिया। जो पहले CAG थे वो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, ये बने हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG का प्रावधान है। सर आप कह सकते हैं CAG का जो पद है वो संवैधानिक है। अब यही आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है CAG का जो है वो कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। आप सभी कमेंट करके बताइए, और जो भी कमेंट करेगा जब वो हमारे आगामी परीक्षाओं में आएगा तो वो जब वो स्क्रीनशॉट दिखाएगा तो उसको निश्चित तौर पे हम जो है छूट देंगे टेस्ट सीरीज में। चलिए ये आपका होमवर्क है। 17 है, 2024 का बुकर पुरस्कार ये लास्ट है आज का हमारा। और ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता। मतलब 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो सामंथा हार्वे ने जीता। और ये इनका क्या है? उपन्यास है। और कौन सा है? आर्बिटल है। ये आप ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा ये भी जानिए कि यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने बेहतरीन उपन्यास लिखे और जिन्हें UK में प्रकाशित किया गया। मतलब पुरस्कार के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त ये है, यहाँ प्रकाशन कहाँ होना चाहिए? तो यूनाइटेड किंगडम में ही होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण भी है और बल्कि इसकी सीमा भी है, क्योंकि बहुत से बेहतरीन राइटर होते हैं जो वहाँ नहीं प्रकाशित करा पाते, तो वो बुकर पुरस्कार के लिए अयोग्य हो जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, ये इनकी अपनी टर्म एंड कंडीशंस है। तो आप इतना जानिए कि ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे। इनका जो उपन्यास था, देखिए ये जानिएगा कि उपन्यास है। और क्या है? तो आर्बिटल के लिए दिया गया। और इसकी शुरुआत 1969 में हुई। चलिए आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इसको और बस खत्म हो गया ये। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से बहुत सी जानकारियाँ हम समय समय पे लाते रहते हैं। और जितनी भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको चाहिए तो यहाँ से जुड़ें। यूट्यूब के हमारे जो, यदि आपने नहीं जुड़ा अभी तक जुड़ पाए हों तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दूसरी चीज़, अगर हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, कि आप लोगों ने उसको भी नहीं लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो आप उसको भी कर लें। इन सारे चैनलों के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है, हमारी टीम का ये प्रयास रहता है कि आपकी परीक्षा को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण ये जानकारी हो सके वो सब हमारे द्वारा दिया जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो। तो
ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको विदा करते हैं और बहुत हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की परीक्षाएं आप बहुत शानदार करके आएंगे। और आइए फिर हम अपने मुख्य परीक्षा के बैच में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, शुभकामना आपको। थैंक यू।